वंस यू आर डेडिकेटेड, वंस यू आर पार्टिसिपेटिंग द थिंग्स, तो आप अपने आप गिर के उठना सीख जाते बिल्कुल हो। सर। तो लाइफ में कभी हारना नहीं होता है। मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिलता था तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता था। इस लेवल पे हम लोग गए कि सर अंगूठी भी पहनाई गई है कि बाई चांस कुछ भगवान इस तरीके से बारिश करे कि कोई किस्मत सही नहीं है। रुक रही होगी। हम लोग के पास फोन आते हैं कि बच्चा 5th में पहुंच गया, अब क्या कराऊं इसको, कैसे वो जर्नी शुरू कराएं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हमारे साथ हैं अर्चित राहुल पाटिल, एक बहुत ही शानदार चैंपियन जिनकी जर्नी बहुत ही शानदार और बहुत ही इंस्पायरिंग है। अर्चित ने अपनी इस पढ़ाई की जर्नी के थ्रू इंडिया में जेई के साथ साथ, मतलब जेई के टॉपर तो वो हैं ही, उसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनली भी खुद को प्रूव किया और वर्ल्ड के 7th कोर्स में वो इनरोल हुए, दैट इज CS ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन। अर्चित वहाँ जा रहे हैं, तो आज अर्चित से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस जर्नी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जाना, जेई में फोड़ देना, हर तरफ कैसे फोड़ा। अर्चित, अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी बातचीत मैं पहले बता देता हूं कि अर्चित को शायद मोदी जी ने भी प्रेज़ किया है, ट्वीट किया है अर्चित के लिए, तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है अर्चित के साथ साथ, मतलब अर्चित का रिकग्निशन बहुत तगड़ा हुआ है। तो एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी है जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करेगी। और ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे इसमें अप्स एंड डाउन आए हैं, वो सब चीज़ें समझेंगे पंकज सर के साथ। एंड अर्चित, वेलकम। वेलकम है अर्चित, अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, मैं अर्चित राहुल पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 6th ग्रेड में। 6th ग्रेड में एक कंपटीशन होती थी, होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। वो एक स्टेट कंपटीशन थी और मुंबई के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइज थी। तो उसमें 3 लेवल होती थी। फर्स्ट वाली लेवल थ्योरेटिकल, सेकंड प्रैक्टिकल जिसमें एक्सपेरिमेंट करने होते थे और फिर उस पर क्वेश्चंस, और तीसरे में एक प्रोजेक्ट बनाना होता था। तो मैं फर्स्ट और सेकंड लेवल स्टेट टॉपर पास करके स्टेट टॉपर बना था। और थर्ड लेवल में जो प्रोजेक्ट था उसका टॉपिक था वेस्ट मैनेजमेंट। तो मुझे कुछ यूनिक टॉपिक चाहिए था क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत कॉमन टॉपिक था और मोस्ट ऑफ द लोग उसी पर करने वाले थे। तो मैंने प्रोजेक्ट चूज़ किया मेंस्ट्रुअल वेस्ट पर, और फिर मैंने उसके बारे में बहुत सारा इन्फो जाना। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मुझे पता चला और फिर उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला था 3rd लेवल में। फिर मैंने 8th ग्रेड से IJC के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और उसी वक्त अराउंड मेरे मॉम की एक फ्रेंड थी, वो भी डॉक्टर थी। तो वो पोस्टपार्टम हेमरेज आफ्टर डिलीवरी एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण पास अवे हो गई थी। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से उसके बारे में इंक्वायरी की और मुझे पता चला कि डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है उसे मेजर करना बहुत हार्ड होता है डॉक्टर्स के लिए। और वो टाइम पर ब्लड लॉस मेजर नहीं करने के कारण मदर जो होती है उसकी लाइफ सेव नहीं हो पाती। तो मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पहले से पता था, तो मैंने उससे आइडिया लेकर फिर उस डिवाइस को मॉडिफाई किया और मेरे पेरेंट्स के हेल्प से एक प्रोटोटाइप बनाया और उसे टेस्टिंग की। और मैंने बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में उसको प्रेजेंट किया उस प्रोजेक्ट को। कुछ कॉम्पिटिशन्स में मुझे रिकग्निशन मिला, कुछ में नहीं मिला। फिर बाद में मैंने इंस्पायर कंपटीशन करके बाय गवर्नमेंट था फॉर इनोवेटिव स्कूल चिल्ड्रन। इंस्पायर, हाँ। तो मुझे उसमें इंस्पायर मानक अवार्ड मिला था। इंस्पायर मानक अवार्ड, हाँ। बहुत सारे अवार्ड्स। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि लगभग कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे इस इवेंट वगैरह में। इंस्पायर में अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट करते थे और उसके भी मल्टीपल लेवल्स हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो मुझे नेशनल लेवल पर उसके लिए रिकग्निशन मिला था। बहुत बढ़िया। और फिर मैंने ISEF में पार्टिसिपेट किया। वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन होती है और मैंने उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया PPH कप को प्रेजेंट करते हुए। और उसमें भी मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला था। बहुत बढ़िया। फिर मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए CSR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन मिला था, 5th रैंक मिली थी उसमें। और फिर इसको मैंने बाल शक्ति अवार्ड के लिए अप्लाई किया था और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया था इनोवेशन कैटेगरी में। बहुत बढ़िया। और फिर उधर मोदी जी। सर, अवेयरनेस से ही चीज़ें बढ़ती है ना। अब जैसे अगर इसकी मदर इसको नहीं बताती
तो इसको भी पता नहीं चलता कि क्या एग्जैक्ट होने वाला है आगे जो इसके क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में भी लोग अच्छे से नहीं समझ रहे थे और तुमने वो बायोलॉजिकल प्रोसेस पूरी तरीके से समझी और करेंटली ये बायोलॉजिकल प्रोसेस समझते हुए इंजीनियर बनने जा रहे हैं, सीएस ऑनर्स में जा रहे हैं, तो ये जर्नी का भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। सर जहाँ तक मुझे पता चला है कि काफी वर्सेटाइल है ये, बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। यस यस यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं वैसे साइड बाय साइड आईजेएसयू के लिए इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैंने उसमें 8 में तो मैं क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन 9 में मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेज क्लियर कर दी थी और मैं टॉप 35 में सिलेक्ट हुआ था। तो टॉप 35 में से मैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन मैं उससे ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हुआ था। और एक्चुअली बात ऐसी थी कि फर्स्ट लेवल में जो बायो का पार्ट था उसमें मुझे नेगेटिव मार्क्स मिले थे। इसलिए ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी, ये कब हुए थे, हम लोग ज़्यादा डिमोटिवेट हुए थे उस समय पे। अच्छा। और मेरा मैथ्स भी डिसेंटली अच्छा था, तो मैंने इंजीनियरिंग परस्यू करने का डिसाइड किया। और फिर शिवेंदु सर से मैंने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO के लिए प्रिपेयर करने के लिए हेल्प ली और उन्होंने मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया, क्वेश्चंस करवाए, प्रीवियस ईयर ओलंपियाड्स सारे किए। और फिर मैंने 11-12 में जेई प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था। और फिर मेरा जो IPHO था उसमें फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया और सेकंड स्टेज में से थर्ड स्टेज में मेरा 1 मार्क्स से रह गया था कट ऑफ का। ये हर बार हुआ है, मतलब ये मतलब हम लोग ये अंगूठी भी दिखाओ। मैं ये अंगूठी ऐसे करके दिखाओ। अच्छा। मतलब हम लोग सर एक मोमेंट ऐसा था जब टॉप 35 हो रहा, टॉप 6 में नहीं जा पा रहा, तो टॉप 35 से टॉप 6 का बैरियर हर बार ये चूक रहा है। मतलब INJSU चले गए, कैंप चले गए और फिर नहीं हुआ। बायो के एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम हो गई थी, एक्सपेरिमेंट में इशू आ गया और गलती इसके एंड पे भी नहीं है, वो सिस्टमैटिक एरर हो गई वो। अच्छा। फिर नहीं हो पा रहा। हम लोग बैक एंड पे हम और इनके फादर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर है क्या, मतलब बच्चा पढ़ भी अच्छा रहा है। अच्छा, हम लोग भी बहुत खुश हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल स्ट्रगल फेज है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक स्ट्रगल फेज सबके साथ आता है, सबके साथ आता है सर, और इसके साथ भी था। तो हमने मतलब इवन हम इस लेवल पे हम लोग गए कि सर अंगूठी भी पहनाई गई है कि बाई चांस कुछ भगवान इस तरीके से बारिश करे कि कोई किस्मत नहीं रुक रही होगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छी, लेकिन जर्नी बहुत तेजी से आगे आ गई सर। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब इस जर्नी को मैं बच्चों तक इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जर्नी बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे करें। सही बात है। बच्चा 6 में है, बहुत अपने टीचर्स हम लोगों के आपको फोन आते हैं कि बच्चा 5th 6 में पहुंच गया, अब क्या कराऊं इसको, कैसे वो जर्नी शुरू कराएं। एक किक होती है, सही है, हमको पता चलता है मेरा बच्चा पढ़ने वाला तो है। हाँ, और यूजुअली सर जो बच्चे तैयारी करते हैं वो ज्यादा फोकस्ड जेई के लिए होते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन इस बच्चे की जर्नी से समझ में आ रहा है कि आपको शुरू से ही थोड़ा सा इनोवेटिव माइंड रखना पड़ेगा। कुछ ओलंपियाड्स के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए आपको, ताकि आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और तब जाके आप जेई में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन अर्जित किक कहाँ से, मतलब मुझे वो किक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक किक मिल जाती है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में सब बहुत इधर उधर भाग रहे हैं, सबका दिमाग नहीं बैठता है, पर एक लग जाता है कि यार मुझे पढ़ना है अच्छे से। ये कब हुआ फर्स्ट? तो मैं बहुत लकी था उस टाइम में। महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें हर साल कोई ना कोई स्टेट ऑर्गेनाइज्ड या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी एग्जाम्स हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल 4th में स्कॉलरशिप, 5th में मैथ्स करके। तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे क्वेश्चंस हुआ करते थे और उसे सॉल्व करने पर मतलब एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। फिर मुझे उससे इंस्पिरेशन मिला और फिर मैं अच्छे से पढ़ने लग गया था। मतलब 4th क्लास से तुमको किक मिल गई थी? हाँ, पढ़ने की। हाँ। 3rd क्लास तक शैतानी कब तक की है? हाँ, मतलब तो वो तो करते ही रहा। वो करते रहते। हॉबी क्या है तुम्हारी? हॉबी आउटडोर स्पोर्ट्स में तो मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हुए, स्विमिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन, फिर वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत सारे किए थे। और मैं बुक्स बहुत पढ़ा करता था, साइंस फिक्शन, नॉर्मल फैंटेसी वगैरह। कौन सी फेवरेट बुक है? हैरी पॉटर, आर्टेमिस फाउल। अच्छा, गेम्स वगैरह खेलते थे? नहीं, गेम्स तो मैंने 3rd 4th से ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। आजकल कोई मतलब टीवी गेम्स कोई भी नहीं? नहीं, मैं छोटा था तो बहुत ज़्यादा टीवी देखता था, तो फिर पापा ने बंद करवा दिया था। अच्छा, एक चीज़ बताओ यार, मतलब जैसे आपकी जर्नी 4th से शुरू होती है, 4th में जो मुझे पता है कि अपन ने ओलंपियाड, NSO, मैथ्स ये निकाले और वहाँ पर हम लोगों ने प्रूव किया। मतलब हम लोग अभी बात करेंगे तो अर्चित के अचीवमेंट हमने क्लास वाइज भी डिफाइन किए हुए। जो 4th क्लास में अर्चित ने क्या किया, दैट इज ओवर देयर। देन 5th क्लास में इनके क्या अचीवमेंट हैं, 6th में क्या किए। सो 4th क्लास से एक कॉम्पिटिटिव
जो क्या बोले भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं कई बार बड़ा नेगेटिवली देखते हैं कि यार इतनी जल्दी बच्चे क्यों आपने उस होड़ में डाल दिया कि अब कुछ करना है, नहीं सर, बात जल्दी की नहीं, बात ये कि उस पर्टिकुलर क्लास में वही एग्जाम होता है। जैसे 5th क्लास में आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे ना, यस 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 तो वो तो एक तरीके से पार्टिसिपेशन हो गया ना, और वो बहुत जरूरी है पार्टिसिपेशन। रिजल्ट कुछ भी हो उसमें आप टॉप करो या कुछ भी करो, लेकिन ऐसे एग्जाम्स में पार्ट लेना जरूरी है। हाँ, इसका फायदा मिलता है क्या, मतलब 4th 5th से ही कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ चले जाना, मतलब हम लोग बोलते हैं ना 4th 5वीं तो खेलने की उम्र है। मैं उसे ये सर खेला भी है, वाटर स्पोर्ट्स और ये सारा का सारा बता रहा है अभी। मैं उसे कॉम्पिटिटिवली नहीं लेता था बेसिकली, मतलब कभी मुझे 2nd रैंक आता था, 3rd रैंक आता था, फिर भी ठीक था मतलब, लेकिन मुझे लगता था कि 1st रैंक मिला तो और अच्छा हो पाएगा। तो होमी बाबा में 1st लेवल में जो था मैं शायद टॉप 10 में था, लेकिन 1st नहीं था। फिर 2nd लेवल में मैंने और अच्छे से प्रिपेयर किया तो मुझे कलेक्टिवली उसका 1st रैंक मिल गया था, स्टेट टॉपर। तो उससे मुझे खुशी हुई, इसलिए फिर अच्छा, मतलब टॉपर बनना पसंद था सर। मतलब इसकी जर्नी को अगर हम ऐसा देखें, मुझे जो अभी तक बात करके समझ में आया कि इसने पार्टिसिपेट किया, इसने ये नहीं सोचा कि मेरी 1st रैंक आए, 2nd रैंक आए, कुछ भी आए, लेकिन एक पार्टिसिपेशन होता है। और लकीली इसकी सारी रैंक्स आगे क्योंकि इसने मेहनत करी वो, है ना। जैसे आगे के एग्जाम्स की भी बात करें, जैसे आप बता रहे हो कि बायोलॉजी में नेगेटिव मार्क्स भी आ गए थे, INJSO में जूनियर साइंस ओलंपियाड में। बिल्कुल, लेकिन एक पर्टिकुलर वो होता है ना कि अगर हम एक बच्चे को डिफाइन करें कि सारी की सारी, जैसे वर्सेटाइल बच्चा होता है, वर्सेटाइल वाला बच्चा टॉपर नहीं होता, मतलब ऐसा वो देखा हमेशा टॉपर नहीं होता, हाँ, हमेशा टॉपर नहीं, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन वो पार्टिसिपेट करता है और उसको सारी चीजें आती है। यस, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये वर्सटाइल नेचर, सही वर्ड सर यूज किया, एक वर्सटाइल नेचर है यहाँ पे अर्चित के साथ। मतलब ये कई बच्चों के साथ होता है कि हमेशा जरूरी नहीं कि टॉपर हमेशा टॉपर ही रह रहे हैं, मतलब कभी उठना भी है तो कभी गिरना भी, और बहुत बार हुआ है शायद कि कई बार उठे हैं, कई बार गिरे हैं, और रिजल्ट्स भी कई बार अच्छे आए हैं, कई बार बुरे हो गए हैं, और बुरे होने के पीछे का रीजन शायद सिली मिस्टेक या बहुत फालतू रीजन हो जाते हैं, वो होते ही हैं। तो जब ऐसे डिमोटिवेशन आता था, जैसे 1 नंबर से 2nd स्टेज चूक गया, 3rd स्टेज में वो एक्सपेरिमेंट के मार्क्स से आप नहीं जा पाए INJS, मतलब टॉप 6 में नहीं जा पाए कैंप के बाद, तो कैसा लगता है, मतलब वो फीलिंग? मतलब वो तो बुरा लगता है। रोया था? हाँ, कितना रोया था? थोड़ा, लेकिन फिर वापस उठ गया। सर अगर हम देखें ना तो मतलब अगर आप रैंकिंग वाइज डिफाइन कर रहे हो कि नहीं इसको वो कॉलेज नहीं, ये वाला कॉलेज मिला, लेकिन जो मिला वो भी अपने आप में अगर उसको देखें इंडिया में तो मतलब वो तो खैर एक अलग है वो भी कॉलेज। तो वो डिमीन वाला गेम नहीं था, मतलब एक बात, एस्पिरेशन सर हर एक आदमी कर रहा है कि MIT का ही सबसे तगड़ा, तो वो खैर अच्छी बात है। बट स्टिल अगर हम बात करें तो 8th 9th से जर्नी में जो चेंज आया वो बहुत बड़ा चेंज है, आई थिंक सो, कि IGSO की प्रिपरेशन, फिजिक्स को मतलब 11th लेवल पे पढ़ना, 12th सारी चीज़ों के 11th 12th लेवल पे पढ़ना शुरू कर देना, अर्ली स्टार्ट का कितना बेनिफिट है, कितना मिला, और क्या कुछ लॉसेस भी हैं क्या? अर्ली स्टार्ट की वजह से मतलब मैंने अराउंड 8 से स्कूल कम अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था, तो दैट अगेन इसका पूरा क्रेडिट पापा को जाता है ना। तो ये इस पूरी प्लानिंग के पीछे, इनको बनाने के पीछे फादर का एक बहुत बड़ा उनकी लाइफ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, पेरेंट्स ने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई थी, मतलब वो चीज़ हमने बहुत क्लोजली देखी है, तो मुझे ये बात पता रहती है कि हाँ पापा का कितना डिवोशन रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम। दैट इज अगेन, बट अर्चित एक चीज़ अगर मैं देखूँ, JEE की प्रिपरेशन में ओलंपियाड की प्रिपरेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है? जो फिज़िक्स ओलंपियाड और JEE है उसका तो बहुत बड़ा कोरिलेशन है। उसके जो कंसेप्ट होते हैं, तुम्हें जो थिंक करवाता है ओलंपियाड में, वो JEE में बहुत हेल्प करता है। लेकिन बाकी जो फॉर एग्जांपल मैथ्स ओलंपियाड का होता है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो जो INMO और IMO के जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अलग होते हैं JEE से। और अगर हम मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करने लग गए तो JEE का थोड़ा फर लैग होना पॉसिबल होता है। मतलब 11th 12th में हम रिकमेंड करते हैं कि यार मैथ्स ओलंपियाड थोड़ा सा दूर हो जाओ, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा जाओगे तो JEE की प्रिपरेशन हैम्पर कर सकती है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री इन लाइन विद चलते हैं जो आपकी JEE की प्रिपरेशन के साथ है। तो केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर किया तो फिर उससे OC और IOC के लिए बहुत हेल्प होती है। और PC जो होता है वो मोस्टली तो IJSO में वही टॉपिक होता है केमिस्ट्री में, तो IJSO से JEE प्रिपरेशन को भी हेल्प होती है PC के सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। बहुत अर्चित, अगर तुमसे कोई पूछे कि किस क्लास से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, मतलब कब एग्रेसिवनेस आ जानी चाहिए एक अंदर,
कॉम्पिटिटिवनेस के लिए? जैसे तुम्हारे अंदर फोर्स से तुमने SOF के ओलंपियाड्स और जो भी आपके जलगांव में हो रहे थे, महाराष्ट्र रीजन में हो रहे थे, जो भी होमी बाल वैज्ञानिक हो रहा था, तो आपने सब में पार्टिसिपेट किया। एक तो पहला कि ये एक्सपोजर कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और कब से बच्चों को इतना एग्रेसिव हो जाना चाहिए? क्या फोर्थ सही है, क्या उसके बाद भी हो सकते हैं? मतलब अगर तुमने 8-9 से IJSU के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया और उसके पहले तुम खेल कूद रहे थे तो भी ठीक होता है। और ऐसा खास मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता अगर तुम ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ है पहले से, या फिर तुम 10th या फिर 11th में JEE के प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर दिया तो, लेकिन उससे तुम्हें हेड स्टार्ट ज़रूर मिल जाता है। और फिर स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो होते हैं मैकेनिक्स वगैरह वो अंडरस्टैंड करने के लिए आसान हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से तुम्हें वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। और तुम्हें अगर बाकी कोई चीज़ें करनी रही तो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना रहा तो उससे भी हेल्प हो जाती है। क्लास 8 से? हाँ, क्लास 8 से IJSU के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने स्कूल में कम जाता था, और अराउंड 9-10 से तो मोस्टली छोड़ दिया था और डायरेक्ट एग्जाम्स दे रहा था। डायरेक्ट एग्जाम दे रहे थे। हाँ, मतलब वो 8-9-10 से हम लोगों की जर्नी शुरू हो गई थी, जब जहाँ से हम लोगों ने ओलंपियाड की प्रिपरेशन को पुश करना शुरू कर दिया था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेगमेंट यहाँ पे समझना कि यार जब आप इस जर्नी को शुरू कर रहे हो और आप 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले पूछा बट वो चीज़ रह गई है यहाँ पे कि 11th-12th की पढ़ाई जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो 8th-9th-10th में, चीज़ें कुछ समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती हो कि ब्रेन का लेवल उतना नहीं होता था। बाद में आपने अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले गए, बट 8th-9th-10th के दौरान जब चीज़ों को आप हिट कर रहे हो, तो जब आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो समझने में, तो उस समय क्या अप्रोच होनी चाहिए एक बच्चे की कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको बोला HCV लगाओ, आपने कुछ इरिडो क्वेश्चन करने की कोशिश की, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए? मतलब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक बार कंसेप्ट को वापस देख लेता था, उस पर सॉल्व प्रॉब्लम्स देख लेता था, और फिर भी नहीं समझ आया तो फिर टीचर को उसके बारे में पूछ लेता था वापस एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। तो उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है और तुम्हें बेसिक आइडिया आ जाता है कंसेप्ट का, और फिर मैं उस क्वेश्चन को वापस ट्राई करता था। HCV का तो मैंने IJSU के लिए कई बार ट्राई किया था, और उस बार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते थे, कुछ कुछ नहीं होते थे, तो उसके लिए मैं फिर टीचर से पूछ लेता था, तो उससे हो जाता था। बच्चों में एक सर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो बच्चों की तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ सवाल। जैसे HCV बोलते हैं, हम इरोडो बोलते हैं, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे दोनों बुक के? IJSU के वक्त तो मैंने सारे नहीं किए थे, अराउंड कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स किए थे, और जो आउट ऑफ सिलेबस लगते थे उस वक्त वो छोड़ दिए थे। और इरोडो मैंने बहुत कम प्रॉब्लम सॉल्व किए हो गए IJSU के लिए, और मोस्टली तो मैंने JEE के वक्त उसको स्टार्ट किया था। और JEE में लेकिन पूरी की है? JEE के लिए पूरा किया? JEE में पूरा किया, दैट इज़ ग्रेट थिंग। अर्चित अब जल्दी से क्विकली बता दो, पहली चीज़ जो अर्ली स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या एडवाइस होती है? कितना पेशेंस लेवल रखना होता है? कितनी प्रिपरेशन को टाइम देना चाहिए? स्कूल की पढ़ाई को कई बार मतलब किसको स्टार्ट करनी चाहिए? कई बार ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर स्टार्ट करें भी कि ना करें। सही है। मतलब मैं पहला होता है कि बच्चा स्कूल की पढ़ाई से कंफर्टेबल हो तो स्टार्ट करे, या कोई बच्चा शुरू कर सकता है ओलंपियाड की जर्नी? मतलब हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बच्चे 8 से भी तैयारी स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे 11 से करते हैं, तो दोनों के बारे में थोड़ा बताओ। पहले 8th वाले बच्चों के बताओ कि 8th में कोई बच्चा है, वो JEE का एग्जाम करने वाला और वो ये वीडियो देख रहा है, JEE की उसकी तैयारी, वो मतलब JEE टारगेट है उसका, और वो अभी 8th क्लास में है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो अगर तुम स्कूल में कंफर्टेबल हो, सब सब्जेक्ट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तुम्हारे पास और करने के लिए, मतलब सिर्फ खेलने का टाइम है, तो तुम उस वक्त IJSU के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे सकते हो। लेकिन अगर पहला पॉइंट मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, पहला पॉइंट ये करते हैं कि वो बच्चा जो स्कूल के साथ कंफर्टेबल है, करिकुलम के साथ, उसे ही ओलंपियाड करना चाहिए। अगर आप स्कूल की पढ़ाई के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब स्कूल की ही होमवर्क या स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, तो क्या नहीं करना चाहिए क्या ओलंपियाड? मतलब उससे क्या हो जाता है कि तुम 2-3 चीज़ों में लग जाते हो, फिर अगर तुम्हें स्कूल की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है तो IJSU का जो सिलेबस होता है वो तो स्कूल से हायर ग्रेड पे ही होता है। तो अगर तुम स्कूल नहीं कर पा रहे हो तो IJSU करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए कोई नहीं तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो सिलेबस भी तुम्हें बाद में हेल्प करेगा, उसका प्रिपरेशन भी 9-10 में हेल्प करता है। तो
ट्राई करने के लिए कुछ नहीं जा रहा, लेकिन अगर तुम डेडिकेटेडली उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ स्कूल के लिए कम कर रहे हो, तो स्कूल का जो भी सिलेबस है वो पहले से कंप्लीट होना चाहिए, या फिर वो इजी होना चाहिए तुम्हारे लिए। टारगेट भी सर बड़ा है ना, टारगेट बड़ा है, वही बात है। 8th क्लास का बच्चा जो सोच रहा है कि मैं जब 12th में आऊँगा तो जेई क्वालिफाई करूँगा, तो उतना तो उसको पढ़ना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब ये आपको भी तैयार रहना चाहिए कि आपका 8th का सिलेबस या 9th में आप तैयारी शुरू करो तो स्कूल सिलेबस एटलीस्ट आपके ग्रिप में हो, सो दैट आप मतलब स्कूल आप बंक कर रहे हो, स्कूल आप छोड़ रहे हो, तो आप उसको कवर अप कर सको। उसका डर, उसका फियर फैक्टर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो फियर फैक्टर है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा, वो हो सकता है। करेक्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वापस से आप बता दो कि एक तो हो गया कि तैयारी करनी। अब तैयारी जो है वो शुरू 8th में करें, 9th में करें, 10th में करें, या जहाँ से जब जागे तब सवेरा? मतलब अगर तुम्हें पहले से सब ओलंपियाड्स के बारे में पता है और स्कूल का सिलेबस इजीली हो पा रहा है, तो जो आईजेएससी के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स होती है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा, फिर बायो के लिए कैम्बेल, वो सारा पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए फ्री टाइम में। क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और फिर उसमें 8-9 तो आईजेएसओ में चला जाता है। हाँ, ये बड़ा इतना ही टाइम होना चाहिए सर, गिर के उठने का टाइम इतना ही था कि आईजेएसओ सेकंड स्टेज नहीं हुआ, वापस आए कल सुबह से सर, तब फिजिक्स एनएससीपी तैयारी शुरू करते हैं, आईएनपीएच की तैयारी शुरू करते हैं। तो द मोमेंट आईजेएसओ ड्रॉप हुआ था, आई थिंक उस दिन रोए हैं थोड़ा बहुत, फिर घर आए और अगले दिन से फिजिक्स ओलंपियाड चालू। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये अच्छे बच्चे की निशानी है, क्योंकि लाइफ में रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। रिजल्ट कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। हो सकता है कि रिजल्ट जेई का बहुत अच्छा है, हो सकता है जेई का रिजल्ट कम अच्छा हो, सब चीज़ें मैटर कर सकती हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि आप वंस यू आर डेडिकेटेड, वंस यू आर पार्टिसिपेटिंग द थिंग्स, तो आप अपने आप गिर के उठना सीख जाते हो। तो लाइफ में कभी हारना नहीं होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट इज़ ग्रेट अर्चित, थैंक यू। थैंक यू अर्चित, थैंक यू, धन्यवाद।